दोस्तों नमस्कार। यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। राजनीति विज्ञान के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं, उनके लिए हमने जो कोर्स शुरू किया, पाठ्यक्रम शुरू किया है, उसके तहत अभी तक हम जिन दो टॉपिक्स पर बात कर चुके थे, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, उसके बाद दूसरा टॉपिक था हमारा सामाजिक न्याय की अवधारणा। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान में अधिकार के क्या वैल्यू है और अधिकार किस तरह काम करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। स्कूल व्याख्याताओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है और आप इस पर जितना ध्यान देंगे उनको काम आएगी। लेकिन स्कूल व्याख्याता के साथ साथ वरिष्ठ अध्यापक और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हमारे स्टेट लेवल के RAS वगैरह की जो परीक्षाएं, उनमें भी ये सामग्री काम की है। नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको हमको समझना बहुत आवश्यक है। अधिकार एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति को लगता है कि उसके बिना उसका काम चल नहीं सकता। तो व्यक्ति जिन मूल्यों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वहां उसे अधिकारों की आवश्यकता होती है। अब ये अधिकार अगर स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं तब तो बहुत बेहतरीन और आदर्श स्थिति होती है, लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं है। अधिकार की जो पृष्ठभूमि है, हम उस पर ऐतिहासिक रूप से आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आज जो अधिकारों की चर्चा हम कर रहे हैं, उसका एक ऐतिहासिक स्वरूप, उसका एक व्यापक अतीत रहा है और मनुष्य प्रारंभ से ही अधिकारों के प्रति सावचेत रहा है। लेकिन जैसे जैसे राज्य का विकास हुआ और राज्य की व्यवस्थाओं का सुस्थापन हुआ, वैसे वैसे अधिकारों को लेकर व्यापक ढंग से जागृति आई। और अधिकारों की जागृति आई तो अधिकार अंततः बढ़ते बढ़ते मौलिक अधिकार के रूप में विकसित हुए और वे फिर जाकर संविधान का भी अभिन्न अंग बन गए। लीगल राइट्स तक नहीं रहे वो, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तक उनका डेवलपमेंट हुआ। तो राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अधिकारों का उल्लंघन कभी सरकार के स्तर पर होता है, कभी सामाजिक संगठन के स्तर पर, कभी निजी स्तर पर, ऐसे अलग अलग तरह से अधिकारों के उल्लंघन के केसेस भी हमने देखे हैं। तो कहा यह जाता है कि बिना किसी भेदभाव के अगर व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं तो व्यक्ति विकास कर पाने में सक्षम होता है। और ये जो सक्षम होने की स्थिति है, इसमें जाति, भाषा, धर्म, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं हो और व्यक्ति को अपने विकास के लिए भाषण देने से लेकर के और रहन सहन, खान पान, जीवन, बहुत सारे व्यापक स्वरूप में अधिकारों को लेकर आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम उन पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करने की। राजनीतिक अधिकार सबसे पहले और महत्वपूर्ण आज इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो हमारी सारी प्रक्रिया है, उस सारी प्रक्रिया में निष्पक्षता की जो सबसे बड़ी बात है, उसके लिए राजनीतिक परिवेश के अंतर्गत काम करने वाली जो अथॉरिटीज हैं, जो सत्ता है, उस सत्ता में निष्पक्षता का होना आवश्यक है। अगर राजनीतिक अधिकारों का निष्पादन ठीक ढंग से नहीं होगा तो फिर हमारी जो भागीदारी है, स्वतंत्रता है, एकत्रित होने का अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है, ये कहीं न कहीं, या वोट देने का अधिकार, या सत्ता का अधिकार, या रोजगार करने का अधिकार, ये कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। तो राजनीतिक अधिकारों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक है कि हम अपने राजनीतिक अधिकारों को वैध राज सत्ता की परिवेश में सुरक्षा प्राप्त करें। अब अगर हम आगे बढ़ें तो नागरिक और राजनीतिक जो अधिकार हैं हमारे, उनकी स्थिति बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार का जो स्वरूप बना था 1948 में, और जो मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के स्वरूप को शामिल किया गया। और मानवाधिकारों के बारे में पहली पीढ़ी में जो नकारात्मक व्यवस्थाएं थी, उनको हटाते हुए सकारात्मक सिद्धांतों को विकसित करने का काम किया गया। तो आज जो हम अधिकारों का स्वरूप देख रहे हैं, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मानव अधिकार का मूल सिद्धांत स्वीकार किया गया था, ये उसका विकसित रूप है। अगर इतिहास की बात करें तो आप देखेंगे कि नागरिक अधिकार जो शब्द है हमारा, जिसको हम सिविल राइट्स कहते हैं, वो सिविल राइट्स कहाँ से आया? तो एक लैटिन का अनुवाद है, लैटिन में जूस सिविक शब्द का प्रयोग किया गया था, जूस सिविस, और रोमन नागरिकों के लिए
वहाँ दो तरह की व्यवस्थाएं थी, आप जानते ही हैं, एक दास प्रथा थी और एक नागरिक प्रथा थी। तो उन सब के लिए इस पूरे प्रोसेस में ये कहा गया कि जो कैथोलिक ईसाई धर्म मानने वाले लोग थे, उन्होंने साम्राज्य की दृष्टि से अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ताकतवर बना लिया था, और दासों के प्रति उनका जो रुझान था और झुकाव था वो अनुचित था। इस दृष्टि से कानूनी तौर पर जो सिद्धांत रचे गए दास प्रथा के विरुद्ध रोमन साम्राज्य में जो व्यवस्थाएं विकसित हुई, उसके कारण कानूनी तौर पर कुछ अधिकार उनको दिए जाने लगे। और उन अधिकारों में 1549 में ये कहा गया कि सभी को बंधन मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, और ये भी कहा गया कि इसके लिए मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्र रूप से जन्म दिया है। अगर मैं दास प्रथा की, रोमन दास प्रथा की बात करूं तो आप ये भी समझ लें कि हम अतीत में सदियों से, बल्कि हजारों वर्षों से दासता की प्रथा को किसी न किसी रूप में देखते आए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब दास प्रथा कहीं भी किसी भी समाज में होगी, किसी भी रूप में होगी, तो उसका दुरुपयोग होगा, और वहाँ पर जिस व्यक्ति को स्लेव या दास बनाया जाता है, या जिस व्यक्ति को नियंत्रण में कर लिया जाता है, अंकुश में कर लिया जाता है, तो उसकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। और वह स्वतंत्रता ऑल राउंड बाधित होती है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल बोलने की स्वतंत्रता बाधित हुई, काम काज की स्वतंत्रता, आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता, कई बार तो जीवन रक्षा तक की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी कानून के अंतर्गत जो जस्टिस सर एडवर्ड कॉक ने ये कहा था कि नागरिकता के जो अधिकार हैं उनको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, और इस तरह सारे नागरिकों को अपने अधिकारों का आनंद लेने का मौका मिलना चाहिए। और इसलिए इंग्लैंड की संसद ने 1689 में एक विधेयक पारित किया था, और फिर उसके बाद 1776 में वर्जीनिया के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी हुआ, और जॉर्ज मेसन और जेम्स मेडिसन के द्वारा जो आधारभूत स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वह जारी हुआ, और फिर वर्जीनिया घोषणा पत्र अमेरिका में 1789 में जारी किया गया। तो इस तरह से ये एक क्रमबद्ध ढंग से अधिकारों का घोषणा पत्र बनते रहे और जारी होते रहे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में नागरिक अधिकार का पूरा बाकायदा ये एक फैशन की तरह आ चुका था, और लोग इसको स्वीकार करने लगे थे। कैथोलिक जो थे वो भेदभाव कर रहे थे, तो उनको रोका गया इसके लिए। और हाउस ऑफ कॉमन्स में नागरिक अधिकारों के समर्थन में कई राजनेताओं ने कैथोलिक्स की उपस्थिति में भी इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों के अधिकार बहाल होने चाहिए, और अंततः रोमन कैथोलिक अधिनियम 1829 के अंतर्गत नागरिक अधिकारों को बहाल किया गया। ये जो मैं बहाल शब्द आ रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहाल शब्द महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्राकृतिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो कानून के संरक्षण में रहे हों या न रहे हों। कानून से परे भी अगर आप जाकर देखेंगे तो प्रकृति ने जीवन के साथ ही बहुत सारे अधिकारों से मनुष्य को नवाजा है। और इसलिए जब हम अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो टी.एच. मार्शल कहते हैं कि नागरिक अधिकार संहिताबद्ध हैं, यानी एक स्ट्रक्चर में बंधे हुए हैं, और राजनीतिक अधिकार तो बहुत बाद में आए हैं। नागरिकों के अधिकार तो मनुष्य के सामाजिक ढांचे के विकास के साथ ही पनप गए थे। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जब स्वरूप आया तो 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा हुई, और राजनीतिक अधिकारों के तौर पर 1966 में इसका पुनर्निर्धारण हुआ। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार दुनिया ने जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया तो फिर लिखित गारंटी का समय आ गया। नागरिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना गया। थॉमस जेफरसन ने अपनी किताब समरी व्यू ऑफ द राइट्स में अमेरिका में लिखा कि एक स्वतंत्र प्रकृति के लोग अपने अधिकारों और नियमों को प्राप्त करते हैं तो यह उनके लिए प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। यानी इट इज ए नेचुरल गिफ्ट फॉर द पर्सन। एक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है।
और ये ऐसे अधिकार हैं जो जिसमें जीवन का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, जिंदा रहने के बाद जिंदा रहने की जो स्थितियां हैं उनके आदर्श स्थितियों के, जैसे आवास मिले तो अच्छा मिले, खाना मिले तो साफ सुथरा मिले, पीने का पानी मिले, तो ये हमारे जीवन के अधिकार से जुड़े हुए वो अवयव हैं जो प्रकृति ने हमें स्वाभाविक रूप से दिए हैं। नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार में कोई विवाद का विषय नहीं है, कोई तुलना का विषय भी नहीं है। ये पारस्परिक रूप से राजनीतिक अधिकारों में इनको शामिल कर लिया गया और सार्वभौमिक अधिकार के रूप में इनको मान्यता प्रदान की गई है। राजनीतिक विचारक साल्वाडोर कहते हैं कि अगर हम मानवाधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो यह कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बाकी शेष अधिकारों के उल्लंघन की नजीर भी बन जाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कारक हों या राष्ट्रीय कारक हों, अधिकारों की सुरक्षा सामाजिक विज्ञान का और खासतौर पर राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अवयव है। हम जब अन्य अधिकारों की बात करते हैं तो मनुष्य के पास अनगिनत अधिकार हैं, अनगिनत, अनकाउंटेड राइट्स, और इतने अनगिनत अधिकार हैं कि कोई न्यायालय जब अस्तित्व में नहीं था तब भी अधिकार मनुष्य के पास थे। हाँ, जब सत्ता का उदय हुआ, संपत्ति का उदय हुआ, एक पावर जनरेट हुआ, एक सार्वभौमिक सत्ता सामने आई, एक राज्य सत्ता सामने आई, तो धीरे धीरे इन अधिकारों पर कई तरह के प्रभाव पड़ने लगे और इन अधिकारों का संकुचन होने लगा। हमारे अधिकार प्राकृतिक तौर पर जो अधिकार हैं वो कानून के तौर पर भी नहीं दिए गए, लिखित भी नहीं है, फिर भी हम उनका उपभोग और आनंद कर रहे हैं। लेकिन जब वैधानिक स्ट्रक्चर बना तो पता लगा कि बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो दूसरों के अधिकारों के मार्ग में बाधक हैं, रुकावट डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नवा संशोधन करके और अमेरिका ने कहा कि एक गोपनीयता का अधिकार है जो व्यक्ति को प्रदान किया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की घोषणा में कहा गया अधिकारों के बारे में कि जीवन, स्वाधीनता और खुशी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये नॉन ट्रांसफरेबल हैं। मनुष्य का जीवन आप किसी को दे नहीं सकते हैं। इसी तरह से स्वाधीनता, इट्स योर लिबर्टी, आपकी स्वतंत्रता आपकी है, आप अपनी स्वतंत्रता दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह खुशी, जो व्यक्ति की निजी खुशी है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। तो इस आधार पर अमेरिका ने इस अधिकार के जो घोषणा पत्र को स्वीकार किया, उसके साथ ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा भी स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल हो गई। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आत्मस्वामित्व का सिद्धांत है और इसमें संज्ञात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को हम भले ही चुनते हों, लेकिन खाने पीने और भोजन करने की अधिकारों की पुष्टि इसमें सन्निहित है। यानी इसका व्यापक विस्तार है। जब हम जीवन की बात करते हैं तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, जीवन का अर्थ केवल चलना फिरना नहीं है। जीवन के अर्थ का मतलब है समग्र रूप से जीवन, एक व्यक्ति के जीवन के लिए उन सारे आवश्यकताओं की पूर्ति होना जिसमें उसका सर्वांगीण विकास शामिल है। तो नागरिक अधिकारों के लिए जब हम देखते हैं तो इसके लिए बहुत सामाजिक आंदोलन हुए हैं। बहुत आसानी से नहीं मिले नागरिकों को अधिकार। प्रकृति ने जब अधिकार दे दिए थे, उसके बाद जब मैंने जैसे जिक्र किया आपसे, जब संपत्ति का उदय हुआ, सत्ता का उदय हुआ, तो उसके साथ साथ नागरिक अधिकारों पर रुकावटें आई। और जब रुकावटें आई तो समाज जागृत हुआ, और समाज जागृत हुआ तो नागरिक अधिकारों के लिए बहुत आंदोलन करने पड़े थे। तब जाकर मनुष्य को कहीं सम्मानजनक जीने के लिए अधिकार मिले। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो नागरिक अधिकारों के लिए 1848 में आंदोलन हुए और आंदोलन के बाद एक घोषणाओं का दस्तावेज जारी किया गया, जिसे स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अधिकारों के संदर्भ में स्वीकार किया गया और उसमें महिलाओं के अधिकारों को भी स्थान दिया गया। आप अगर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो दुनिया भर में जो कानून के समक्ष समानता के कई राजनीतिक आंदोलन भी हमें देखने को मिलेंगे। 1950 से 1980 के बीच पूरी दुनिया में इस तरह के आंदोलन भारी संख्या में हुए और इन आंदोलनों का एक कानूनी संवैधानिक पहलू था, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कानूनों का निर्माण हुआ और एक सक्रिय पक्ष, खासतौर पर जहां अधिकारों का उल्लंघन होता था, वहां व्यापक रूप से
अधिकारों के लिए सावचेत होकर काम करने लगा। तो अधिकारों की जो स्थितियां बनी हैं ये लगातार डेवलपमेंट की स्टेज पर रही हैं। अब अगर आप बात करें कि समस्याएं और विश्लेषण क्या हैं, तो ये भी हमको समझने की आवश्यकता है कि नागरिक अधिकारों के बारे में प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि इनका उल्लंघन किनके द्वारा किया जाता है और बचने के क्या उपाय हैं, और किस हद तक सरकारों को या किसी भी दूसरी सत्ता को नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप उचित है? निजी क्षेत्र में रोजगार के रेफरेंस में क्या भेदभाव पैदा किए जा सकते हैं? राजनीतिक सिद्धांत और नागरिक जो सिद्धांत हैं उनको अगर हम बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत और नागरिक अधिकारों में क्या कोई अंतर है? इस तरह की बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहे हैं। तो अगर हम इस रेफरेंस को देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि अधिकारों की एक पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी लगातार आगे बढ़ी है। पहली पीढ़ी का मतलब जब जिनके पास शुरू में अधिकार आए थे, और शुरू में क्या अधिकार आए थे? पहली पीढ़ी के पास नीला अधिकार एक माना गया। नीले अधिकार का मतलब क्या था? नीले अधिकार का मतलब था कि मनुष्य को अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी मिले, और प्राकृतिक रूप से नागरिक जो हैं उनको राजनीति के साथ साथ व्यक्तिवादी होने का अवसर मिले। तो जो नीले अधिकार थे उसमें जीवन के अधिकार से संबंधित बात थी। समुद्र में व्यक्ति जा रहा था और वहां से वो कुछ अपने जीवन के सुरक्षा के लिए भोजन प्राप्त कर रहा था, तो ये शब्द वहां से निकला। बाद में ये नागरिक अधिकारों के रेफरेंस में आया, तो ये आया कि जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, यानी नागरिक अधिकारों के विकास की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी विकास की प्रक्रिया में प्रारंभिक तौर पर जीवन के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। और इसमें अमेरिका और फ्रांस की जो राजनीतिक क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों से जो राइट्स निकले, बिल ऑफ राइट्स निकल कर आए थे। जैसे 1689 में अंग्रेजी बिल निकल के आया, मैग्ना कार्टा का बिल आया 1215 में, उससे पहले जब आया था। और उसके बाद आप ये देखें तो 1789 में जो मैन एंड सिटीजन्स, और फिर 1791 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राइट्स, इस तरह एक के बाद एक लगातार अधिकारों के स्टेटमेंट सामने आने लगे, घोषणा पत्र सामने आने लगे। और 1948 में जो हमारा अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से आया, वो भी हमारे सामने उपस्थित है। तो नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों का जो संगठन है, उसके माध्यम से ये पूरी प्रक्रियाएं हमारे सामने लगातार आती रही हैं। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को जानने की कोशिश करें तो अधिकारों का अर्थ क्या है ये समझना पड़ेगा हमको, फिर परिभाषाएं क्या है ये देखना पड़ेगा, उसके बाद अधिकारों की आवश्यकता, और उसके बाद अधिकारों के प्रकार। तो अधिकारों का अर्थ मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि अधिकारों का अर्थ है हम स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों के प्रति या जीवन के प्रति निर्णय ले सकें। ये इस अधिकार का सबसे बड़ा अर्थ है। परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से दी है। अधिकारों की आवश्यकता और लक्षण के बारे में भी चर्चा की है। लेकिन हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं अधिकारों के प्रकार की। जब हम अधिकारों के प्रकार की बात करेंगे तो उसी में हमारे पास सारी चीजें हमको समझ में आने लग जाएंगी। अधिकारों के प्रकार को देखेंगे तो आप नैतिक अधिकार है हमारे पास, कानूनी अधिकार हैं, सामाजिक और नागरिक अधिकार हैं, और राजनीतिक अधिकार हैं, और अंतिम है राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। मोटे तौर पर 5 अधिकार हमने देखे हैं। पहला है नैतिक अधिकार, दूसरा कानूनी अधिकार, तीसरा सामाजिक या नागरिक अधिकार, चौथा राजनीतिक अधिकार, और 5वां राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। ये जो अधिकार हैं, इन अधिकारों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अधिकार मूलतः हमारे सामाजिक जीवन के अनिवार्य अंग हैं, और ये अनिवार्य अंग क्यों हैं? क्योंकि इसके बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। लास्की कहते हैं, जो राजनीति विज्ञान के बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। और ये बात लास्की ने जब कही थी, उसके बाद से लेकर आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, आज के रेफरेंस में आप राज्यों की तुलना करिए, उत्तर कोरिया, चीन, आप इन राज्यों के अधिकारों की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां किस तरह के अधिकार लोगों को मिले हुए हैं। लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक दृष्टि से बात करेंगे तो भारत
और पाकिस्तान भी लोकतंत्र की बात कर रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में कितना भेद है ये समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप भारत और अमेरिका की तुलना करेंगे, भारत और ब्रिटेन की तुलना करेंगे, फ्रांस की तुलना करेंगे, तो और भी अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि नागरिकों के अधिकारों में कितना भारी फर्क है लोकतंत्र के बावजूद। अगर हम इसको अर्थ और परिभाषा की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्रकृति ने मनुष्य को अनेक शक्तियां दी हैं और इन शक्तियों के साथ ही मनुष्य को अनेक सुविधाएं भी प्रकृति ने प्रदान की हैं और इन सुविधाओं को हम अधिकारों के रूप में मान सकते हैं। लेकिन राज्य का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वो क्या है? जैसे जैसे राज्य बना तो राज्य ने अपना एक टारगेट तय किया। स्टेट का टारगेट क्या है? तो राज्य का जो टारगेट है वो ये है कि मनुष्य को ऐसी सुविधाएं, नागरिकों को ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे उसका विकास हो सके, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के विकास में बाधा न बने। तो इसका मतलब अधिकार का अर्थ क्या हुआ? अधिकार का अर्थ हुआ मनुष्य को स्वतंत्र रहने की सकारात्मक सुविधा ही अधिकार कहलाती है, जिसमें मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो और बहुत स्पष्ट सामने आ जाएगा। जैसे लॉस्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और इसी बात को घुमा फिरा कर दूसरे ढंग से बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। राज्य किसी अधिकार को लागू कर दे और समाज स्वीकार ही न करे तो उस अधिकार का कोई औचित्य नहीं रहेगा। भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री कहते हैं कि अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था है, नियम है, रीति है जो नागरिकों के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक होती है। एक बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर इन्होंने। ये कह रहे हैं श्रीनिवास कि अधिकार केवल आपको निरंकुश बनने के लिए नहीं दे रहे हैं। अधिकार एक नागरिक के निरंकुश आचरण का लाइसेंस नहीं है। अधिकार क्या है? अधिकार है किसी सिस्टम को फॉलो करना, किसी नियम को मानना, किसी रीति रिवाज को मानना। इससे क्या होगा? इससे मनुष्य का सर्वोच्च नैतिक कल्याण होगा। आप अपने अधिकारों के द्वारा अपने मोरल को डेवलप करें, यह सबसे बड़ी बात है। अपने अधिकारों के द्वारा समाज के नागरिकों के रुकावट में अगर आप बाधा बन जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अधिकारों को हम और अच्छे से समझें तो उनके लक्षणों से हम इस बात को समझ सकते हैं। लक्षणों में सबसे पहला इसका है सामाजिक स्वरूप। अधिकारों की स्वीकृति के लिए आवश्यक है कि उसका सामाजिक स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए और समाज में विभाजन साफ साफ होना चाहिए कि किस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होंगे। नागरिकों को प्रदान किए गए जो अधिकार हैं मूलतः वो सुविधाएं कहलाती हैं। फिर से सुन लें इस बात को। नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं मूलतः वो नागरिकों की सुविधाएं हैं और इन सुविधाओं के आधार पर मनुष्य सुविधाओं का उपभोग करता है, समाज और व्यक्ति। तो इस आधार पर वह कहता है कि मैं स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा हूं। राज्य इस विषय में हस्तक्षेप साधारण तौर पर नहीं करता है। जो अधिकार उपभोग की दृष्टि से समाज द्वारा व्यक्ति को दिए गए हैं। तो इस तरह से यह सामाजिक स्वरूप हुआ इसका दूसरा लक्षण है कल्याणकारी स्वरूप। अधिकार व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं और जो सहायक सुविधा हैं वो उसका अर्थ यह है कि हमारी जो स्वतंत्रता की सुविधा है वो ऐसी है जिससे वेलफेयर डेवलप होए, व्यक्ति का भी कल्याण होता है, व्यक्ति के साथ साथ उसका परिवार का, उस इकाई का, समूह का, समाज का और अंत में राष्ट्र का। अगर कोई अधिकार कल्याण नहीं करता है, कल्याणकारी नहीं है, तो उस अधिकार को हम स्वीकार नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मद्यपान यानी शराब पीना, जुआ खेलना या आत्महत्या करना अधिकार में शामिल नहीं किया जा सकता है और नहीं किया भी नहीं गया है। लोकहित में प्रयोग इसका तीसरा लक्षण है। जब हम व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सामूहिक हित होना चाहिए। इसका इंडिविजुअल एक व्यक्ति विशेष का हित हो जाए और बाकी सारी लोगों का अहित हो जाए तो उस अधिकार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसको राज्य का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई अधिकार ऐसा है जिसमें अधिकारों में कोई व्यक्ति उसको रोकने की कोशिश करे तो राज्य द्वारा उन अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे रोजगार की बात करें अगर तो रोजगार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, समाज भी इसको स्वीकार करता है और राज्य को भी इसका संरक्षण प्रदान करना
पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों में हमें रोजगार का अधिकार शामिल किया गया, यानी प्रकृति से प्रारंभ हुआ, सामाजिक अधिकार के रूप में परिवर्तित हुआ, फिर नागरिक अधिकार के रूप में विकसित हुआ, फिर कानूनी अधिकार बना और अंत में मौलिक अधिकार के रूप में आ गया। तो ये राज्य के संरक्षण का अधिकार कहलाता है, यानी अधिकारों को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए राज्य का संरक्षण होना आवश्यक है। फिर हम बात करें इसके लक्षण में तो ये सार्वभौमिकता का स्वरूप कहलाएगा, यानी राज्य कोई अपने आप में एक किसी भौगोलिक इकाई तक सीमित नहीं है, ये सार्वभौमिक है, यानी जाति, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण, भूगोल इनके आधार पर इसको रुकावट इसमें पैदा नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से ये इसके अधिकारों के लक्षण कहलाए। और अब चलते हैं अधिकारों के प्रकार की बात करें तो अधिकारों के मोटे तौर पर दो अधिकार हैं, दो प्रकार होते हैं, एक नैतिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार वे हैं जिन्हें धर्मशास्त्रों के द्वारा और जनमत के द्वारा और आत्मचेतना के द्वारा स्वीकृति मिलती है। तो वैसे तो आप देखें कि नैतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिक अधिकारों में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आप स्वयं अपने लिए नैतिक आधार पर स्वयं ही अपनी रुकावट तैयार करते हैं। समाज स्वयं अपने विकास के लिए नैतिक मूल्यों को स्वीकार करता है, तो परोक्ष रूप में नैतिकता के आधार पर समाज जो एक हाथ से अधिकार दे रहा है तो दूसरे हाथ से उन अधिकारों को रोकने का काम भी कर रहा है, ताकि दूसरे रुकावट में बाधा पैदा न हो। लेकिन नैतिक अधिकारों के साथ साथ जो आज के युग में बड़ी महत्वपूर्ण अधिकारों की स्थिति है वो कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स। कानूनी अधिकार को हम 3-4 तरह से या 3-4 रूपों में स्वीकार करते हैं। कानूनी अधिकार वे हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत तो हैं ही, राज्य के द्वारा भी वो स्वीकृत होते हैं, और राज्य के द्वारा उनको बहुत सारे रूपों में हम देख रहे हैं। इनमें सामाजिक और नागरिक अधिकार भी शामिल है। तो कानूनी तौर पर जो अधिकार दिए गए हैं वो 2 भागों में विभाजित हैं, एक सामाजिक और दूसरे नागरिक। लेकिन अगर हम इसको व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को न केवल सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मिलता है, बल्कि उसके सभी प्रकार की उसको सुविधाएं भी मिलती हैं। और समानता का अधिकार ही प्रजातंत्र की आत्मा भी कहलाता है। तो हमारे लिए यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और इस अधिकार में प्रजातंत्र की आत्मा के रूप में अगर आप बात करेंगे तो राजनीतिक समानता का अधिकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक समानता का अधिकार का मतलब है बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष की आयु में, जैसे भारतवर्ष की बात करें तो 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार है, और बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार है, सत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामाजिक समानता की बात करें तो जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, संपत्ति, लिंग इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। अगर आर्थिक आधार पर बात करें, आर्थिक अधिकार समानता का अधिकार है, तो उसकी बात करेंगे तो मनुष्य को, क्योंकि आज अर्थ का युग है, तो अर्थ के युग में रोजगार मिलने की बात हो या फिर आपका काम धंधा करने की बात हो या नौकरी करने की बात हो, तो व्यापार करने की बात हो, कुछ भी हो, आर्थिक समानता होनी चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी आधार पर कोई विषमताओं के दायरे में नहीं बांधकर रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हमने समानता के अधिकार की बात की, अब स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सब जानते हैं स्वतंत्रता बोलने की, भाषण देने की, लिखने की, अभिव्यक्ति की, घूमने की, खाने पीने की, धर्म स्वीकार करने की, बहुत सारी स्वतंत्रताओं के स्वरूप हैं। लेकिन क्या आप स्वतंत्रता के अधिकार को नियंत्रणहीन होकर उपभोग कर सकते हैं? या क्या कोई राज्य आपके स्वतंत्रता के अधिकार को नियंत्रणहीन बनाकर दे सकता है आपको? उत्तर होगा नहीं। नियंत्रणहीन अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को हम व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें तो इसके बहुत सारे विभेद हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार इसका उपयोग करने का अधिकार है। कानून का उल्लंघन किए बिना आप अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो फिर कानून के अनुसार कार्यवाही होगी और उसके आधार पर फिर आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही उसमें संभव है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर जैसा J.S. मिल कहते हैं कि स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर पर, मस्तिष्क पर और आत्मा पर व्यक्ति स्वयं अपना संप्रभु होता है। फिर से सुन लें,
मिल कहते हैं कि आप स्वयं अपने ऊपर यानी अपने शरीर पर, मस्तिष्क पर और आत्मा पर आपका नियंत्रण है और आप इसके संप्रभु यानी आप इसके मालिक हैं। आप स्वतंत्र हैं अपने इन सारे अवयवों का अच्छे ढंग से, सकारात्मक ढंग से उपयोग करने के लिए। दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आपको विचार लिखने का, भाषण देने का, लेख लिखने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। सुकरात ने विचारों की स्वतंत्रता त्यागने की अपेक्षा ये कहा था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को नहीं छोड़ूंगा। मिल्टन, मिल, वॉल्टेयर, लॉस्के, इन सारे विद्वानों ने भी स्वतंत्रता के इस अधिकार के महत्व को स्वीकार किया है। और आप जानते ही हैं कि संविधान में भी पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके संवैधानिक तौर पर इनको स्वीकृति मिली है। फिर है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण का मतलब है आप अपने भीतर उचित अनुचित का फैसला करें। आपके सामने परिस्थितियां हैं, उनको आप देखें, समझें और फिर क्या उचित है आपके लिए, परिवार के लिए, आपके राष्ट्र के लिए क्या उचित है और कानून के दायरे में रहते हुए क्या चीज स्वीकार की जानी चाहिए, इसको स्वीकार करना आपका अधिकार है। आप पर किसी भी प्रकार का धर्म आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लादा जा सकता। आप पर किसी भी प्रकार के ऐसी बातें जो कानूनी तौर पर अनुचित हैं वो आप पर नहीं लादी जा सकती हैं। तो इसलिए कोई अनाचार, अत्याचार अगर होता है तो आप उसको प्रतिरोध कर सकते हैं। समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बना करके समान विचारों के लोग, आप देखते हैं जैसे राजनीतिक दल बनते हैं इसी तरह से, तो समान विचारों के लोग अपने समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं और इस तरह आप अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। अब आती है बात नैतिक स्वतंत्रता की। नैतिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेश के अनुसार बिना किसी अनुचित लोभ के और लालच के काम करता है। यह नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। आप देखिए, जैसे मैं अगर लोभ लालच के बिना काम करने की बात करूं तो चुनाव से अगर आप जोड़कर पढ़ें या समझें इसको, तो कोई व्यक्ति वोट देने जा रहा है, अब उसने अपने मन में तय कर रखा है वो ए को वोट देगा या बी को देगा, वो उसने तय कर रखा है ए को वोट देना है या बी को वोट देना है या सी को देना है। लेकिन अगर कोई आके उसको लोभ लालच दे कि तुम ए को वोट दे दो तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इतना साधन मिल जाएंगे, सुविधाएं मिल जाएंगी, तो वह व्यक्ति उसको नकार दे, स्पष्ट तौर पे मना कर दे कि नहीं, मैं अपने विवेक से फैसला करूंगा मुझे किसे वोट देना है, मैं किसी लोभ लालच में नहीं पड़ूंगा। यह कहलाती है नैतिक स्वतंत्रता। उसके बाद जो आज के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आ गया है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में आप जानते ही हैं प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार मिला है। ये जो संपत्ति का अधिकार है इसने बड़ा बवंडर किया है। ये समाज के जब मनुष्य ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर और पाषाण काल से लेकर और आज तक की जो जीवन यात्रा की है उसमें सबसे बड़ा विभेद इस संपत्ति के अधिकार ने खड़ा किया है। लेकिन चलो हम उस पर बाद में बात करेंगे कभी। अभी फिलहाल इतना समझ लें कि संपत्ति के अधिकार का आशय है एक व्यक्ति को अपने नैतिक तरीके से कमाए गए धन से अपनी आवश्यकताओं पर उनको खर्चा कर सकता है और इसके आधार पर वो अपनी संपत्ति बना सकता है। अपना आवास, जमीन, मकान, संपत्ति, कारखाने, ये सब कुछ वो उचित तरीके से लीगल कमाई से वो अपने संपत्ति के अधिकार की रक्षा कर सकता है और उनका उपभोग कर सकता है। फिर है रोजगार का अधिकार। ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को भरण पोषण के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, इसके लिए धन चाहिए। रोजगार का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और रोजगार से ही व्यक्ति के जीवन का समुचित विकास और उन्नयन हो सकता है। लेकिन रोजगार सृजित कैसे होगा, उसके लिए अगला अधिकार है हमारे पास, वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के तहत आप विभिन्न प्रकार का कौशल अर्जित कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए समुचित रूप से प्रारंभिक, जैसे और आपको पता ही है भारतवर्ष में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार के अंग के रूप में इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद है जीवन का अधिकार। ये सारे जो अधिकार है वो किस पर निर्भर करेंगे? जीवन के अधिकार पर। मनुष्य को जिंदा रहने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने का अधिकार है, तो आप आत्मरक्षा का अधिकार है। इसलिए कानूनी तौर पर भी आपको जीवन रक्षा के अधिकार में याद होगा अनेक बार न्यायालयों में उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई जिन्होंने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कोई प्रत्याक्रमण कर दिया और उससे किसी को नुकसान हो गया, और अगर वो कानूनी तौर पर
गवाहों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर यह सिद्ध करने में कामयाब हो जाता है कि मैंने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए आक्रमण किया था, तो न्यायालय उनकी सुरक्षा प्रदान करता है उनको। इसके बाद आता है परिवार का अधिकार। एक व्यक्ति के पास अपने परिवार हमारी अनिवार्य संस्था है, तो एक व्यक्ति जो कमाता है परिवार के लिए, उसका विकास करने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए उसको अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद हमारी स्थिति बनती है राजनीतिक अधिकारों की। राजनीतिक अधिकारों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला अधिकार आता है मत देने का अधिकार। 15-18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, और आप अपनी इच्छा से किसी को भी वोट दे सकते हैं। इसमें हम जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है। स्त्री पुरुष सहित सभी को वोट देने का अधिकार, अब तो ट्रांसजेंडर्स को भी वोट देने का अधिकार है, और वो भी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। फिर दूसरा अधिकार है राजनीतिक दृष्टि से निर्वाचित होने का अधिकार, यानी आप चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ करके और राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले सकते हैं, और आप राजनीतिक सत्ता में भागीदारी निभा सकते हैं। इसीलिए, और आपको इसीलिए पता है कि हमारी जो सबसे छोटी संस्था है ग्राम पंचायत, वहाँ से उसको राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, और वहाँ से देश ने बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को आगे बढ़ते देखा। हमने हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो भी वहाँ से चलकर आई हैं। सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार भी अगला अधिकार है। सार्वजनिक तौर पर राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई पद किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। लोकतंत्र में ये बहुत खूबसूरत बात है कि आपको अगर कहीं कोई शिकायत है तो आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, आवेदन पत्र कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको कहीं कोई अनुचित लग रहा है तो आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, सम्मति दे सकते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। ये एक बहुत विवादास्पद अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में इसको स्वीकार किया गया है। राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अर्थ ये नहीं है कि हम संप्रभु सत्ता को हटा दें। संप्रभु सत्ता नहीं हटा रहे हैं, लेकिन जैसे अभी आपने देखा कि श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में जनता सड़कों पर उतरी क्योंकि वहाँ की सरकार उनके हितों के अनुसार काम नहीं कर रही थी। तो ये जो महत्वपूर्ण अधिकार है, इसमें राज्य की जो सत्ता है, सरकार है, उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है या नहीं, ये बहुत सारा विवादास्पद है। हालांकि अनेक कानून इसमें बाधा पैदा करते हैं, लेकिन अगर आप सामान्य रूप से देखेंगे तो अगर लार्जर रूप में, व्यापक रूप में कोई राज्य सरकार या किसी देश की सरकार जनहित के विरुद्ध काम करती है तो फिर वहाँ विद्रोह स्वाभाविक रूप से हो जाता है, और उसको आगे पीछे कभी न कभी उसको फिर कानूनी तौर पर, वैधानिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता भी मिल जाती है। राज्य के प्रति साधारण तौर पर हम कहते हैं कि नागरिकों को राज्य का भक्त होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, कानून की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन ये सब तभी तक होगा जब तक मनुष्य का स्वयं का कल्याण, सामान्य कल्याण होता रहेगा तो मनुष्य काम करता रहेगा। अगर कल्याण नहीं होगा तो फिर व्यक्ति, अगर जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर वह नैतिक अधिकार शेष नहीं रहेंगे, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति विद्रोह पर उतारू हो जाता है और फिर वह सरकारों को हटाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। संवैधानिक मार्ग में अगर इच्छित परिवर्तन नहीं कर पा रहा है तो फिर वह परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर देता है। इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे नागरिक अधिकारों का और एक व्यापक संदर्भ हमने सुना। अधिकारों की इस प्रक्रिया के आधार पर हम आगे चलकर बात करेंगे जो हमारे संविधान के में प्रदत्त अधिकार हैं, उनको भी विस्तार से, व्यापक रूप से एक अगले चैप्टर में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम अधिकारों पर जो प्रश्नोत्तर हैं, दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि हमने आज ये तीसरा चैप्टर पूरा कर लिया है। हम इन चैप्टर्स पर एक के बाद एक अब आपके सामने प्रश्नोत्तर लेके आएंगे, और उनके आधार पर आपको अपना डेवलपमेंट करने का, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का भी अवसर मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इन चैप्टर्स के आधार पर अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपने अध्ययन को और अधिक पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे। आज 13 अगस्त है। आज से लेकर 15 अगस्त तक देश में तिरंगा झंडा फहराने का काम किया जाएगा, और हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का आनंद लेने जा रहे हैं। 15 अगस्त को पूरे देश में बहुत गर्व के साथ और बहुत आनंद के साथ स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा। आप भी अपने जहाँ रहें वहीं से भारत माता को प्रणाम करें, भारत माता का शुक्रिया अदा करें।
देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, और उनकी बदौलत आज हम 75 साल के बाद खड़े होकर बात कर पा रहे हैं, देश के विकास के लिए योगदान दे पा रहे हैं। जो जहां है वहीं से राष्ट्रभक्ति का काम करे और देश के कल्याण में योगदान दे। अधिकार तब सुरक्षित रहेंगे जब हम कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो आज हमने अधिकारों की एक वृहद जानकारी, चर्चा, लक्षण और उनके प्रकारों को समझने की कोशिश की है। अगले रूप में आगे चलकर जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, तब हम मौलिक अधिकारों पर अलग विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।